तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नायोन की वजह से ग्योनसू ज़ॉम्बी में बदल गया था, इसीलिए क्लासरूम के सारे बच्चे उसे बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से नायोन क्लासरूम से बाहर चली जाती है। फिर क्लास टीचर भी नायोन को वापस लाने के लिए क्लासरूम से बाहर चली जाती हैं और तभी बाहर के ज़ॉम्बीज नायोन को देख लेते हैं और उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 का दी एंड हो गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4 को। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस वेब सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जिसके 3 एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इसके पहले के तीनों एपिसोड्स देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको ये एपिसोड यानी कि 14 एपिसोड भी समझ में नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग नायोन को दिखाते हुए होती है, जिसकी तरफ कई सारे ज़ॉम्बीज आ रहे थे। तभी यहाँ पर क्लास टीचर आती हैं और नायोन को बचाकर यहाँ से लेकर चली जाती हैं। इधर अनाउंसमेंट रूम में सभी बच्चे काफी परेशान थे, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि इन्होंने नायोन के साथ साथ क्लास टीचर को भी खो दिया। अब इनको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स आने लगते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और इसके अगले सीन में हम एक व्लॉगर को देखते हैं जो दूसरे शहर में रहता है और उसे पता चला है कि योशान में लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं और वो ज़ॉम्बीज को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, जैसे ज़ॉम्बीज कोई देखने वाली चीज हो। अब वो योशान में तो आ जाता है, लेकिन मजाक मजाक में कई सारे ज़ॉम्बीज उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ पर उसको देख के लग रहा है कि लिटरली उसकी फटके हाथ में आ गई। खैर इसके बाद हम सान की मॉम को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बच बचाकर सान के स्कूल के पास पहुंच जाती है। तभी वो यहाँ पर ग्योनसू को देखती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ग्योनसू एक ज़ॉम्बी में बदल गया है। फिर वो ग्योनसू के पास जाती हैं, तभी ग्योनसू उन्हें पकड़कर नीचे गिरा देता है। इसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं जो मिलकर सान की मॉम को खाने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज यहाँ से दूर जाने लगते हैं। अब हम अनाउंसमेंट रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे बच्चे आपस में बात करते हैं कि क्लास टीचर और नायोन अभी भी जिंदा होंगे, क्योंकि जब से वो बाहर गए हैं तब से हमने किसी के भी चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। और अगर ज़ॉम्बीज ने उन्हें काटा होता तो वो जरूर चीखते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब वो अभी भी सेफ हैं। अब सीन शिफ्ट होता है योंजी और उसके दोस्त पर, जो अभी भी कॉलेज की छत पर बैठे हुए थे। यहाँ पर उन्हें कोई भी बचाने नहीं आया था। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं कि इस पूरे स्कूल में आग लग जाए और ये पूरा स्कूल ही तबाह हो जाए। अब जिन लोगों ने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इन दोनों को स्कूल के बुली गैंग के लड़के बहुत ही परेशान किया करते थे, इसीलिए ये दोनों ऐसा कह रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है होंजो के डैड पर। यहाँ पर वो सबको बताते हैं कि हम लोगों को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स सुबह तक रेस्क्यू करने आ जाएंगे, इसीलिए सुबह हम लोगों को बिल्डिंग की छत पर जाना होगा। इसके बाद होंजो के डैड पॉलिटिशियन से बताते हैं कि उनकी बेटी कॉलेज में फंसी हुई है और उन्हें उसे बचाने के लिए जाना होगा। ये सुनकर वो पॉलिटिशियन होंजो के डैड को बताती है कि उनके साथ के लोगों के घर वाले भी कहीं न कहीं बाहर फंसे हुए हैं और वो भी अपने परिवार वालों को बचाने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर खतरा होने की वजह से उसने उन लोगों को कहीं जाने नहीं दिया। फिर वो पॉलिटिशियन होंजो के डैड को भी बाहर जाने से रोक देती है। अब हम बुली गैंग के लड़के वेनम को देखते हैं जो कैंटीन से बाहर आ जाता है। फिर वो एक साइकिल उठाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन साइकिल की चैन उतर जाती है और वो दोबारा से बिल्डिंग के अंदर भागने लगता है। फिर वो एक रूम में जाता है और वहाँ के ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। इसके बाद उसकी मुलाकात स्कूल के दूसरे बच्चों से होती है जो एक रूम में छिपे हुए थे। तभी यहाँ मिंजी और हारी के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे को मार रही होती हैं। अब ये देखकर ग्वेनम उन लड़कियों की लड़ाई छुड़ाता है। इसके बाद हम उसी ब्लॉगर को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज की वीडियो बनाने आया था। यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे भी पड़े थे। फिर वो उन ज़ॉम्बीज से छुपते हुए एक जगह पर आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे ज़ॉम्बीज भी उसे देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव मिस्टर ली से कहता है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। यहाँ पर डिटेक्टिव काफी गुस्से में था और वो मिस्टर ली से पूछता है कि तुमने ये वायरस क्यों बनाया। तब वो डिटेक्टिव से बताता है कि स्कूल में बुली गैंग के लड़के मेरे बेटे को काफी परेशान किया करते थे और स्कूल में उनकी शिकायत करने के बाद भी वो बच्चे नहीं रुके। फिर उनके बेटे ने बुली गैंग से बचने के लिए सुसाइड करने की भी कोशिश की और ये सब देखकर उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने बेटे को ताकतवर बनाने का फैसला किया और इसीलिए उन्होंने ये वायरस बनाया। यहाँ पर ये सब जानकर डिटेक्टिव मिस्टर ली पर काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और मिस्टर ली की कॉलर पकड़कर गुस्से में कहता है
है कि आज तुम्हारी वजह से वो लोग भी मारे जा रहे हैं जो बिल्कुल बेकसूर हैं और उन सबकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। फिर डिटेक्टिव मिस्टर ली से इस वायरस को रोकने के लिए इलाज पूछता है, लेकिन मिस्टर ली कुछ नहीं बोलते। फिर डिटेक्टिव मिस्टर ली को लेकर बाहर जाने लगता है, लेकिन बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज थे जो वहाँ के पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। फिर उसमें से एक ज़ॉम्बी पीछे से डिटेक्टिव के ऊपर हमला करता है। ये देखकर मिस्टर ली उस ज़ॉम्बी से डिटेक्टिव को बचा लेते हैं। फिर ये दोनों यहाँ से भागते हैं, लेकिन उस ज़ॉम्बी ने मिस्टर ली को काट लिया था। फिर मिस्टर ली डिटेक्टिव से बताते हैं कि योशान स्कूल की साइंस लैब में मेरा लैपटॉप रखा हुआ है और उस लैपटॉप में वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिसकी मदद से हम इस वायरस से बच सकते हैं। अब तुम्हें जल्दी से जाकर उस लैपटॉप से इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। इसके बाद यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। फिर मिस्टर ली उन सबको रोकते हैं। ये देखकर डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन से तुरंत ही बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो स्कूल की तरफ जाने लगता है। फिर रास्ते में उसे एक फंसा हुआ आदमी दिखाई देता है। ये देखकर डिटेक्टिव उसकी जान बचाता है और इसके बाद वो दोनों स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। अब हम मिस्टर ली को देखते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। इसके बाद सुबह हो जाती है और स्कूल के बच्चे रेस्क्यू टीम के आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें बचाने नहीं आता। फिर हारी सबसे कहती है कि सबसे पहले हमें स्कूल की छत पर जाना होगा क्योंकि मेरा भाई ऊपर फंसा हुआ होगा। तभी अनाउंसमेंट रूम में ओंजो सबसे कहती है कि हमें सबसे पहले स्टाफ रूम में जाना चाहिए और अपने मोबाइल फोन्स को वहाँ से लाना चाहिए क्योंकि हम अपने मोबाइल फोन की मदद से ही रेस्क्यू टीम को यहाँ बुला सकते हैं। इधर स्कूल की छत पर यूंजी का दोस्त उससे बताता है कि बुली गैंग के लड़कों ने तुम्हारी न्यूड वीडियो को अपलोड करके शेड्यूल पर लगा दिया था जो कि आज सुबह 9 बजे पब्लिक होने वाली थी। फिर वो ये भी बताता है कि ग्योनम ने उससे पैसे मांगे थे जो मैं आज सुबह उसे दे देता और पैसे लेकर वो तुम्हारी वीडियो डिलीट कर देता, लेकिन इससे पहले मैं उसे पैसे देता। कम वक्त ये ज़ॉम्बी वायरस फैल गया। अब ये सब सुनकर यूंजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो गैनम का फोन लाने के लिए स्टाफ रूम की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ सान भी फोन लाने के लिए स्टाफ रूम की तरफ जाने लगता है। ये देखकर शियोक भी उसके पीछे जाता है। फिर वो दोनों स्कूल की खिड़कियों को पकड़ते हुए स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे। तभी हम यूंजी को देखते हैं जो भागते हुए स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसे कई सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं और उसे खाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर यूंजी के अंदर जीने की चाह थी, इसीलिए वो किसी भी तरह स्टाफ रूम के अंदर जाना चाहती थी। तभी यहाँ पर वो सारे ज़ॉम्बीज उसे छोड़ देते हैं और उसे स्टाफ रूम के अंदर जाने देते हैं। स्टाफ रूम के अंदर आते ही वो सारे फोन्स को तोड़ने लगती है ताकि उसकी न्यूड वीडियो अपलोड ना हो पाए। यहाँ पर वो ज़ॉम्बी भी बन रही थी, लेकिन वो किसी तरह खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोक लेती है। तभी सान और शियोक भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो चुपके से एक फोन उठाने लगते हैं, लेकिन यूंजी उनको देख लेती है और उन पर हमला कर देती है। यहाँ पर शियोक सान को बचाता है। फिर वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। तभी सान देखता है कि जिस फोन को उसने उठाया है वो तो टूटा हुआ है। फिर सान दूसरा फोन उठाता है, लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज स्टाफ रूम के अंदर आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन सान और शियोक किसी तरह उन ज़ॉम्बीज से बचते हुए स्टाफ रूम से बाहर निकल जाते हैं। इधर गैनम ज़ॉम्बीज को मारने के बाद आराम से सो रहा था। तभी यहाँ पर छुपे स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और वो गैनम को अपनी कार की चाबी देते हैं और कहते हैं कि उनकी गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है और वो जल्दी से जाकर उनकी कार यहाँ पर ले आए। लेकिन गैनम ऐसा करने से मना कर देता है। फिर उन दोनों में बहस होने लगती है। इधर ओंजो के डैड पॉलिटिशियन और बाकी लोगों के साथ बाहर निकलते हैं और पानी से सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए छत की तरफ जाने लगते हैं। तभी ये सब देखते हैं कि छत पर जाने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। फिर ओंजो के डैड का एक साथी ऊपर आता है। यहाँ पर उसके पास एक वेपन था जिसकी वजह से वो उस ताले को तोड़ देता है और ताला टूटने के बाद ये सभी छत पर आ जाते हैं। फिर ये लोग एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं। हेलीकॉप्टर को देखकर ओंजो के डैड रेस्क्यू टीम को स्मोक से सिग्नल देते हैं। स्मोक को देखकर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आने लगता है। दूसरी तरफ सान ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रहा होता है और वो उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर गैनम और प्रिंसिपल थे। यहाँ पर गैनम प्रिंसिपल को मार रहा होता है। सान गैनम को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन गैनम सान की बात नहीं मानता और वो प्रिंसिपल को मारने वाला होता है। फिर सान उसकी वीडियो बनाने लगता है और फिर वो गैनम से कहता है कि वो इस वीडियो को पुलिस वालों को भेज देगा। लेकिन ये सुनने पर भी गैनम नहीं डरता और प्रिंसिपल को चाकू से मार देता है। फिर ऐसा करने के बाद वो सान से फोन मांगता है। इसके बाद सान और गैनम के बीच में फाइट होने लगती है। फिर सान उस फोन को उठाकर रूम से बाहर भागने लगता है, लेकिन बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज थे और गैनम भी सान को एक चाकू से मारने के लिए उसका पीछा करता है। अब इसी ट्विस्ट के साथ इस एपिसोड का डी एंड हो जाता है। अब
अब क्या बाहर के ज़ॉम्बीज से सान बच पाएगा या फिर ग्वेनम सान को भी जान से मार देगा? ये जानने के लिए आपको इसके आगे का एपिसोड देखना होगा, जो मैं जल्द ही अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दूंगा। और हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे तब तक मैं इसके आगे के भी एपिसोड्स अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दूं। तो प्लीज चैनल को विजिट करना मत भूले, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।